और सबसे पहले बात सीएम योगी के निर्देश की, जिस पर बड़ा फैसला। यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में बड़ी राहत मिली है। 22 से 25 हुई आयु सीमा। आपको बता दें, इसको लेकर लंबे वक्त से डिमांड उठ रही थी। 3 वर्ष की छूट मिली है। 32,679 पदों पर भर्ती के लिए ये आयु सीमा छूट है। तो सीएम योगी की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। आयु सीमा में छूट की 22 से 25 वर्ष हुई है आयु सीमा। 3 वर्ष की छूट मिली है। 32,679 पदों पर भर्ती के लिए ये छूट लागू होगी। आपको बता दें कि आयु सीमा में राहत को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी और ये मांग का बड़ा फैसला, इसको मंजूर जो है सीएम योगी के निर्देश पर कर लिया गया है। यूपी पुलिस और जेल विभाग की जो सीधी भर्तियां होती हैं उसमें उम्र सीमा 22 थी, उसमें 3 वर्ष की और रियायत मिली है, यानी उसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। लगभग 32,679 पद जो हैं वो इसके क्षेत्र में आएंगे। आंध्र प्रदेश की ओएनजीसी में सप्लाई पाइपलाइन फट गई। राजोलू टाउन के झरसुमांडा में पहले गैस का जबरदस्त रिसाव हुआ। लोगों ने प्रशासन और ओएनजीसी को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक टीम मौके पर पहुंचती, गैस का पाइप फट चुका था, आग लग गई। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए ओएनजीसी की टीम वहां पर जुटी हुई है। आप देखिए किस तरह से आसमान में ये आग की लपटें उठ रही हैं। ओएनजीसी की गैस पाइपलाइन फटने के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आई। और बात अब संभल में प्रशासन के एक्शन की करते हैं, जो लगातार चल रहा है। कल अवैध अतिक्रमण पर 3 जगह बुलडोजर एक्शन हुआ, तो आज बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा है। एक घर में कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। इस घर से मिनी पावर हाउस भी चल रहा था और यहां से 40-50 घरों में अवैध रूप से बाकायदा बिजली की सप्लाई हो रही थी। संभल का मुस्लिम मोहल्ला कैसे बिजली चोरी का सेंटर बन गया था, कैसे काटी जा रही थी बिजली, कैसे कटिया लगाया जा रहा था, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर नहीं है, डायरेक्ट बिजली के खंबे से कनेक्शन चालू है। सादा वाला केबल आर्मर से डायरेक्ट केबल चोरी का है, जिससे वक्त चोरी कर रहे हैं। ये केबल ये आया कहाँ आ रहा है? बिजली के पोल पर कटिया डालकर अलग अलग घरों में बिजली की सप्लाई हो रही है। छोटी करिए थे, छोटी करके है लगा। सेफ्टी एंगेज करो पहले अपनी अंदर टॉर्च देखो। बिजली चोरी से घर की लाइट भी जलेगी, रिक्शा की बैटरी भी चार्ज होगी। 5 रिक्शे हैं। फुल प्रूफ तरीके से बिजली की चोरी हो रही थी। भाईजान का मोहल्ला चोरी की बिजली से जगमगा रहा था। ये देख लो, ये वाला मोटा वाला तार नहीं है? हाँ, आर्मट केबल है साहब। आर्मट केबल है, तीसरा भी है। हाँ देखो साहब, ये वाला आर्मट केबल, एक तो ये लाइनिंग वाला तो ये गया सीधा। नीचे वाले दोनों आर्मट केबल आ गए, नीचे वाले दोनों आर्मट केबल आ गए। ये जो वाला आर्मट केबल है, ये वाला, ये जो नीचे लटक रहा सब ये डायरेक्ट जुड़ लिया। हाँ, संभल में सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा ही नहीं होता है, सरकारी बिजली की चोरी भी होती है, और चोरी ऐसी जिसे देखकर पूरा बिजली विभाग भी सख्ते में आ गया। संभल में नए मीटर लग चुके थे। बिजली विभाग ने चोरी रोकने के सारे इंतजाम भी कर लिए थे। इसके बावजूद उसे हर साल 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। लंबे समय से इन इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद बिजली चोरों को पकड़ने के लिए 7 टीमें बनाई गई। संभल के राय सत्ती इलाके में ऑपरेशन करंट रात के अंधेरे में शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान बिजली विभाग की टीम एक ऐसे 3 मंजिला मकान में पहुंची जहां कटिया डालकर बिजली की चोरी की जा रही थी। संभल के राय शक्ति इलाके के अंदर इस वक्त संभल पुलिस साथ ही बिजली विभाग छापेमारी कर रहा है। राय शक्ति इलाके के अंदर एक घर में मौजूद है जहां पर प्रॉपर बिजली की चोरी की जा रही थी। आसिफ नाम के शख्स का घर है। आप देखिए, जो तार से चोरी की जा रही थी उसको इस वक्त बिजली विभाग के लोग काट रहे हैं। पूरी तरीके से बाहर जो खंबे लगे होते हैं उनसे चोरी की जा रही थी। कुछ लोग बिजली विभाग के लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुल है। मैं राय शक्ति बिजली घर पे था। अब मेरा ट्रांसफर संभल बिजली घर कर दिया गया था।
हम पिछली बार मॉर्निंग रेड हुई थी चेक इन में, इनका मीटर जा चुका था। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट केबल डालकर चोरी करते हैं डायरेक्ट। ये बताइए जरा, आप मेरे साथ यहाँ पर आइए बालकनी में और समझाइए कि किस तरीके से चोरी हो रही थी। हाँ, ये जो पोल है, ये इस आपको सामने ये खंबा नजर आ रहा है, बिजली का खंबा, वहां पर डायरेक्ट तार डाली जाती थी और तार डाल के इस पूरी बिल्डिंग के अंदर बिजली की चोरी चलाई जा रही थी। ये देखिए कुंडे बना के डाल के चलाते हैं खुद। इनका मीटर जा चुका है पहले। हाँ। बिजली चोरी में ही जा चुका है। अच्छा, ये कुंडे बनाकर आप देखिए। तो ये देखिए इस तरीके से तार के कुंडे बना के उनको ये जो खंबा है वहां पर लगाया जाता था और इनका मीटर जा चुका है। बिल्डिंग की चोरी की जाती थी। और पहले भी जो आसिफ नाम का शख्स है जो कि इस घर का मालिक है, उनके मीटर को बिजली विभाग ले जा चुका है चोरी के आरोप में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कटिया डालकर चोरी की चोरी से सिर्फ इस घर में ही बिजली नहीं पहुंच रही थी, बल्कि इस घर से मिनी पावर हाउस चल रहा था। वहां से 40-50 घरों में अवैध रूप से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। यह पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड था, जिसे पकड़ना आसान नहीं था। आरोपी पहले भी बिजली चोरी के आरोप में पकड़ा जा चुका था। इसके घर पर नया मीटर भी लगाया गया, लेकिन इसने वो मीटर हटाकर फिर से बिजली की चोरी शुरू कर दी थी। पूरा हॉल है, इतने सारे कमरे जो है इसके अंदर चल रहे हैं, जिसमें चाहे हम अलग अलग तरह से लाइट, पंखा, बिजली जो है वो सब कुछ चोरी की बिजली से चल रहा था। बहुत बड़ी इमारत है और बताया जा रहा है कि इसमें पीछे जो है डेयरी भी चल रही थी। अगर आप ऊपर की तरफ तस्वीरें देखेंगे तो ऊपर इस वक्त खुद जो यहाँ के डीएम है वो पहुंचे हुए हैं, एसपी पहुंचे हुए हैं और जो राय शक्ति इलाका है, इस पूरे इलाके के अंदर इस वक्त पुलिस फोर्स बिजली चोरी के आरोप में जितने भी घर हैं, बिजली विभाग से बात करके वहां पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी इमारत में बिजली चोरी करना, पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, बिजली विभाग की टीम के साथ पूरी तरीके से जांच की जा रही है। क्योंकि ये भी पता लगा है कि इस इमारत के जो पिछला हिस्सा है वहां पर जो ये लोग हैं वो एक डेयरी भी चला रहे थे, चोरी की डेयरी। और अब बिजली विभाग के साथ मिलकर पुलिस की टीम, साथ ही प्रशासन खुद इस वक्त मौके पर आप देखेंगे तो यहाँ के जो डीएम हैं वो मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं। आरोपी ने प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए थे। घर के बाहर बहुत सारे सीसीटीवी लगाए गए थे ताकि अगर छापा पड़ता है तो इसकी भनक लग जाए। इस घर के अलावा भी इलाके में बहुत से लोगों ने अवैध तरीके से कटिया डालकर बिजली कनेक्शन लिया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। संभल के अंदर इस वक्त संभल पुलिस, बिजली विभाग, प्रशासन बिजली चोरी के आरोप के अंदर जो लोग यहां पर चोरी करते हैं उन पर छापेमारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं के बिश्नोई जो कि एसपी हैं, साथ ही यहाँ के डीएम हैं, वो गली गली जाकर ऐसे घरों में छापेमारी कर रहे हैं जो कि बिजली की चोरी करते हैं। और ये घर आप देखिए, इस घर की आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने सारे कैमरे यहाँ पर लगाए हुए हैं, ताकि अगर कोई यहाँ पर छापेमारी करने आए तो उससे पहले ही इन लोगों को जानकारी मिल जाए। मेरे सहयोगी अर्जुन से मैं कहूंगा, अर्जुन आगे आके एक बार आप तस्वीरें अगर इस बिल्डिंग की देखेंगे, आसिफ नाम के शख्स का ये मकान है और यहां पर कितने कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरा वहां पर लगा हुआ है, इसी तरीके से आप दूसरी साइड आएंगे इस बिल्डिंग के तो यहां पर भी कैमरा लगाया हुआ है और बीच में ये जाने वाली गली है, लेकिन इस गली को कवर कर दिया गया है लेंटर डाल के। पूरी तरीके से सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया गया है और इतने कैमरे लगाए इसी वजह से लगाए हुए हैं क्योंकि इस घर के अंदर ना केवल बाहर के पोल से बिजली चोरी की जाती थी बल्कि दूसरे घरों को भी बिजली सप्लाई की जाती थी। संभल में किस तरह चोरी की जाती है आपको इस वीडियो के जरिए समझाते हैं। देखिए, पहले मेन लाइन में बिजली के खंबे से कनेक्शन लिया जाता है, फिर बिजली की तार को सड़क किनारे जमीन से निकाला जाता है। तार को छिपाने के लिए उस पर कचरा डाला जाता है और दीवार के बीचों बीच छेद करके घर के अंदर तार डाल दी जाती है। प्रशासन ने जिस इलाके में छापेमारी की वो पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है। ऑपरेशन के दौरान हर हालात से निपटने की पूरी तैयारी की गई थी। ग्राउंड पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद थे। ड्रोन कैमरों के जरिए आसमान से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही थी। इस पूरे ऑपरेशन को सीधे संभल के डीएम और एसपी लीड कर रहे थे।
यहाँ पहले चोरी हुई थी और अभी पता चला था कि यही वो स्थान है जहाँ से लगभग 50-60 लोगों को बिजली सप्लाई लगातार होती है। इसलिए बड़े स्तर पर जो तारों का जो ऊपर छत से जो ढेर बरामद हुआ है वो इसी कारण हुआ है। सर पहले भी मुकदमे हुए, लेकिन अपने घर से 50-60 और घरों को चोरी की बिजली देना, ये कितना बड़ा क्राइम है और इस नेक्सस को किस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं नकेल कसने के लिए? इस पे एक तो अर्थदंड लगेगा, दूसरा FIR दर्ज होगी और जो भी और होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। कोई और भी क्रिमिनल केसेस है सर बिजली चोरी के अलावा इन लोगों पे? एक बार यहाँ पे शायद गांजा भी पकड़ा गया था, ऐसा भी पहले सुना। संभल में सालों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा भी होता था और बिजली की चोरी भी की जाती थी। यूपी में कई सरकारें बदली, लेकिन संभल के हालात नहीं बदले। लेकिन 2017 के बाद हालात सुधरने लगे हैं। अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चल रहा है और अपराध करने वालों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। संभल में जिन लोगों ने बिजली की चोरी की, सरकार को नुकसान पहुंचाया, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सजा तो होगी ही, जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। अब उस घर के कागज भी दिखाने पड़ेंगे जहां से बिजली की चोरी की जा रही थी। और भी सभी जगह पे पूरे मोहल्ले में रायसती में चेकिंग की गई है। यहाँ 50% से ज्यादा लाइन लॉस रिपोर्ट हुआ है। ये बिजली विभाग के प्रशासन के और पुलिस के बीच में जॉइंट मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि जो जगह 50% से ज्यादा लाइन लॉस है उन सब जगह पे प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सुबह 5 बजे ये टीमों के द्वारा इसमें रेड की गई है। जिस जगह पे जो कार्रवाई की गई है वो एक 4 मंजिला बढ़िया आलीशान बंगला बना रखा है। उस व्यक्ति हर कमरे में AC है, हर कमरे में हीटर है और उसके साथ साथ जितने भी अपना जो घर का कार्य है वो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज पे ही करता है। तो इस तरीके से बड़ी मात्रा में बिजली की चोरी करके उनके द्वारा आसपास के घरों में भी बिजली दी जा रही थी। तो सारे केबल वगैरह इकट्ठे किए गए हैं। अब इस तरीके की स्थिति में पुलिस के और प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें उस घर का नक्शा है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कई बार बताने के बावजूद अगर बिजली चोरी कर रहा है और अन्य प्रकार की बदमाशी कर रहा है, जैसे उसने व्यक्ति ने किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं किया, फिर उसके खिलाफ विभिन्न प्रकार की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। बिजली चोरों का ये नेक्सस बेहद शातिर तरीके से काम कर रहा था। कुछ घर ऐसे भी मिले जो कटिया वाली जगह से 100 से 150 मीटर दूर थे। इतनी दूरी से उन्हें चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही थी। इस तरीके के तार जो हैं वो काट कर लाए गए हैं। ये बताइए कि अभी यहाँ पास के घर से जो आप लोगों ने तार काटा है, ये मस्जिद के ऊपर से तार आ रहा था क्या? ये मस्जिद के ऊपर से नहीं, मस्जिद के ऊपर को जा रहा था दूसरे मीटर से। इन्होंने दूसरे किराएदार को अपने मीटर से लाइट दे रखी है, वो जो गलत है। गलत तरीका है उसका। किराएदार का अलग होना चाहिए मीटर? हाँ, उसका अलग होना चाहिए। अच्छा, बिजली विभाग की तरफ से आप ये बताइए कि अगर एक शख्स ने, जिसका आपने काटा है, अगर उसने किसी अपने किराएदार को अपने घर से मीटर से तार दे रखा है, के अंदर है तो दे सकता है, उससे अलग दूसरे पोर्शन पे नहीं दे सकता वो। ये है। किसी और लोकेशन पे वो तार नहीं और लोकेशन पे नहीं जा सकता तार। यहाँ क्या क्या गलत पाया आपने? मैंने देखा आप 2-3 जगह आप चढ़े, अभी यहाँ क्या क्या गलत? हाँ, तो वो जो मकान पे जा रही था तो उसे तार को काट के में लिया है ऊपर। प्रशासन संभल में कटियाबाजों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। अवैध कनेक्शन सुबह से काटे जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ FIR की तैयारी की जा रही है, लेकिन कटियाबाजों का अपना तर्क है। वे तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। किसी का कहना है कि उनके घर की छत गिर गई थी तो दूसरी जगह से कनेक्शन लिया, तो किसी का कहना है कि बिजली विभाग ने ही ये मीटर लगाए हैं जिन्हें अब काटा जा रहा है। इस घर से, ये एक मकान मालिक का घर है और यहाँ से इन लोगों ने क्या किया कि इनका कोई छत गिर गई थी, तो इन लोगों ने तार जो है वो दूसरी तरफ, ये मस्जिद है यहाँ की, कौन सा इलाका पड़ता है ये? नवाबखेल। और यहाँ से मस्जिद के पीछे कहाँ है आपका घर? पीछे सर, उसमें किराए पे तो लेकिन पूरी मस्जिद के ऊपर से पूरा तार भेजा हुआ, इतना लंबा तार। सर मकान नहीं मिल रहा, 2 कमरे किराए पे। तो एक मकान की छत गिर रही थी, बारिश पड़ रही थी, तो हमने एक कमरा ले लिया था मस्जिद का, उसमें ले लिया था। हमने गया सब बत्ती वालों से, क्या नाम है सर, मीटर लगवा दो, मीटर किराए पे लगता नहीं है, तो हमने यहाँ तार लेकर वहाँ लगा लिया था। वो चला रहा है वो, बस एक लाइट जलाती है और कुछ नहीं है कमरे का। यही तो कह रहा है बिजली विभाग की ये गलत है कि अगर आपको करना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सर अप्लाई करा तो मना कर दिया, क्योंकि किराए पे मीटर नहीं लगता है, मना कर दिया हमसे। तब क्या पिछले साल भी प्रशासन ने संभल के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रात के समय बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। उस समय भी कुछ मस्जिद और मदरसे मिले थे जिनके अंदर अवैध पावर हाउस संचालित किए जा रहे थे और वहां से आसपास के घरों में बिजली की सप्लाई की जा रही थी।
प्रशासन के एक्शन के बाद बिजली चोरी पर कुछ दिन की रोक लग गई थी, लेकिन बाद में बिजली चोरों ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया था। पंजाब में एक शादी समारोह में सरेआम आम आदमी पार्टी के नेता को गोली मार दी जाती है। जिस वक्त हमलावरों ने गोली चलाई उस समय वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन हमलावरों को कोई रोक नहीं पाया। सत्ताधारी पार्टी ने जिस नेता की हत्या हुई वो कौन था, किस गैंगस्टर ने उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली है और हत्या के पीछे की वजह क्या है, आपको इस रिपोर्ट में सारी जानकारी देते हैं। शादी का फंक्शन है, बड़ी संख्या में लोग रिजॉर्ट में मौजूद हैं। तभी दो शख्स आते हुए नजर आते हैं। ब्लैक हुडी पहना युवक कमर से पिस्टल निकालता है और पीली पगड़ी में बैठे शख्स को सिर में सटाकर गोली मार देता है। गोली लगते ही पीड़ित सामने टेबल पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही हमलावर पैदल ही भाग निकलते हैं। लाइव मर्डर की ये तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की है और जिस शख्स की हत्या हुई वो वल्टोहा के सरपंच और आम आदमी पार्टी के नेता जरमल सिंह है। शादी के जश्न में सभी लोग बैठकर एक दूसरे के साथ खाना पीना कर रहे थे। अचानक हुई इस फायरिंग से पूरे रिजॉर्ट में अफरा तफरी मच गई। ये पहला मौका नहीं है जब सरपंच जरमल सिंह पर हमला हुआ हो। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है। हर बार किस्मत ने उनका साथ दिया, लेकिन इस बार वो हार गए और हमलावर जीत गए। जरमल सिंह की हत्या की साजिश पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। हमलावरों को सरपंच की एक एक डिटेल मालूम थी। उन्हें यहाँ तक पता था कि वो किस टेबल पर बैठे हैं। इसी वजह से हमलावर सीधे वहीं आए जहाँ जरमल सिंह बैठे हुए थे। मैं दीनानगर ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਦੋ ਚੱਲੀਆਂ। ਕੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। पुलिस को रिजॉर्ट के बाहर का जो फुटेज मिला है उसमें एक हमलावर फोन पर किसी से बात करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि रिजॉर्ट में मौजूद कोई शख्स लगातार आरोपियों को जरमल सिंह की जानकारी दे रहा था। इसके अलावा हमलावर पूरी तरह पेशेवर थे। उन्होंने बड़े आराम से लोगों की भीड़ में गोली चलाई और बिना हड़बड़ी के वहां से फरार भी हो गए। सबसे खास बात यह है कि इस फंक्शन में आम आदमी पार्टी के विधायक सरवन सिंह धुन भी मौजूद थे। विधायक के साथ सरपंच की भी सिक्योरिटी मौजूद थी। इसके बाद विधायक चले गए और जरमल सिंह अपनी सिक्योरिटी से अलग होकर लोगों के बीच जाकर बैठ गए और इसी समय हमलावर अंदर आए और जरमल सिंह की हत्या कर दी। ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਪੈਲੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੋਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे रंगदारी और गैंगस्टर का नेटवर्क है। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रभदीप सिंह उर्फ प्रभ दासूवाल पिछले करीब 6 महीने से जरमल सिंह वल्टोहा से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। रंगदारी न देने पर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। इससे पहले भी 2 बार उन पर जानलेवा हमले हो चुके थे। एक हमले में उनकी आढ़त में काम करने वाला मुनीम गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि दूसरे हमले में जरमल सिंह किसी तरह बाल बाल बच गए थे। जरमल सिंह की हत्या के कुछ समय बाद ही गैंगस्टर डोनी बल ने इस मर्डर की जिम्मेदारी ले ली। उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैरीगोल्ड रिजॉर्ट में जरमल सरपंच वल्टोहा की हत्या कर दी गई। मैं डोनी बल, प्रभ दासूवाल, अफरीदी टुट, मोहब्बत रंधावा, अमर ख्वा और पवन शकीन इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इसने पुलिस को 35 लाख रुपए दिए और उनके साथ दासूवाल में मेरा घर गिराने गया।
ये काम हमारे छोटे भाई गंगा ठकरपुरिया ने किया है और पुलिस को किसी को भी गैर कानूनी तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। हम सब ने मिलकर उस पर 2 बार हमला किया, लेकिन वो भाग निकला और उसने उन लड़कों को गोली मार दी जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं था। भले ही डोनी बल ने हत्या की जिम्मेदारी ली हो, लेकिन पुलिस अभी भी कई एंगल से काम कर रही है। इसकी भी जांच की जा रही है कि किसी ने गैंगस्टर के सहारे कहीं अपनी निजी रंजिश तो नहीं निकाली। सत्ताधारी पार्टी से जुड़े नेता की हत्या हुई तो मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए तो सीएम भगवंत मान एक्टिव हो गए। भगवंत मान ने डीजीपी गौरव यादव से फोन पर पूरे मामले का अपडेट लिया। सीएम ने दोषियों की जल्द पहचान और गिरफ्तारी के दिशा निर्देश भी दिए और कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मैरिज पैलेस एरिया को पूरी तरह सील कर दिया है। शादी में आए सभी लोगों से पूछताछ की गई है। कुछ लोगों को सस्पेक्ट लिस्ट में भी डाला गया है। और अब बात महाराष्ट्र के धुले में मचे बवाल की, जहां ऐतिहासिक गुरुद्वारे में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसके बाद पत्थर और लाठी डंडों के साथ आंसू गैस के गोले तक चलने लगे और देखते ही देखते धार्मिक स्थल किसी रणभूमि में तब्दील हो गया। लेकिन उन गुटों के बीच इस हिंसक टकराव के पीछे की वजह क्या रही, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुद्वारे में 2 गुटों के बीच कोहराम मचा है। हिंसक भीड़ गुरुद्वारे में गेट पर रॉड से ताबड़तोड़ वार कर रही है तो कोई गेट के ऊपर से पथराव कर रहा है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, किसी ने लाठी डंडे थामे रखे हैं तो कोई पत्थरबाजी कर रहा है। तभी एक शख्स लोगों को अंदर घुसकर मारपीट करने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद लाठी डंडे से लैस ये उग्र भीड़ गुरुद्वारे के अंदर घुस जाती है और फिर भागकर गुरुद्वारे में मौजूद दूसरे गुट पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद गुरुद्वारे में चीख पुकार मच जाती है। दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर और लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसकी आवाज आप सुन सकते हैं। आंसू गैस के गोले चलने के बाद गुरुद्वारा धुआं-धुआं हो गया। कुछ लोग छतों पर चढ़े दिखाई दिए तो नीचे भी लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। कोई लोगों को पीछे हटने के लिए कह रहा है तो कोई इस हिंसक झड़प का नजारा वीडियो कॉल के जरिए दिखा रहा है। इस दौरान भीड़ में मौजूद लोग पत्थरबाजी भी कर रहे थे। वहीं कुछ लोग उनको पथराव करने से रोक भी रहे थे, लेकिन रोकने के बावजूद वहां भीड़ में मौजूद कई लोग फिर पत्थर चलाने लगे। अरे वो पत्थर मारे। एक और गुरुद्वारे के बाहर हंगामा मचा था तो वहीं गुरुद्वारे के अंदर धार्मिक नारेबाजी होने लगी। कोई पथराव करने लगता है तो कोई रॉड से गुरुद्वारे में मौजूद सामान को तोड़ना शुरू कर देता है। कुछ लोगों ने अपने चेहरे को रुमाल से ढक रखा है ताकि उनकी पहचान न की जा सके। इस दौरान पथराव और आंसू गैस के गोले चलने की आवाजें गुरुद्वारे में गूंज रही हैं। 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष का यह मामला महाराष्ट्र के धुले का है। यहां गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर शुरू हुआ संग्राम देखते ही देखते 2 गुटों के बीच कोहराम में बदल गया। पुलिस को जैसे ही इस टकराव की खबर मिली तो फौरन जिप्सी और पुलिस वैन में सवार होकर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ महिला पुलिस की जवान भी थी, जिसके बाद गुरुद्वारे में हिंसक हालात पर काबू पाया जा सका। पुलिस के जवान भी यहां पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे।
सभी जवान हेलमेट, लाठी डंडों और हथियार से लैस थे, जिससे दोबारा हालात बिगड़ने पर फौरन उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। धुले के ऐतिहासिक गुरुद्वारे की गद्दी और कब्जे को लेकर बीती रात 2 गुटों में ये हिंसक झड़प हो गई। इस विवाद की जड़ एक पूर्व प्रमुख बाबा धीरज सिंह खालसा की हत्या से जुड़ी बताई जा रही है। एक गुट का आरोप है कि बाबा धीरज सिंह की हत्या के पीछे बाबा रणवीर सिंह का हाथ है। उन्होंने पिछले 2 दिनों से गुरुद्वारा नानक साहिब जी पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इसी तनाव के बीच बीती रात जब गुस्साए लोग गुरुद्वारे पहुंचे तो हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस पूरे खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी बाबा रणवीर सिंह और उनके 7 साथियों को हिरासत में ले लिया। साथ ही साथ धुले के एएसपी ने यह चेतावनी दी कि अगर किसी ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धुळे येथील गुरुद्वारा गुरु नानक साहिबजी येथील पुढे नेमका यातला मुख्य म्हणून कोण राहणार याच्यावरून शीख समुदायातील 2 गटांमध्ये वाद होते। त्या अनुषंगाने आज या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये थोडी वादावादी आणि हातापायीचे झालेली दिसते। त्या माहिती मिळताच तात्काळ पोलीस या ठिकाणी आलेले आहेत आणि पूर्ण परिस्थिती नियंत्रणामध्ये सध्या आहे। ज्या आत्ताची घटना झाली आहे त्याप्रमाणे जी फिर्याद दाखल करण्यासाठी तक्रार पोलीस स्टेशनला येत आहेत त्याप्रमाणे तक्रार दाखल केली जाईल आणि संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल। त्याचबरोबर असंही निदर्शनास आलेलं आहे की या घटनेच्या अनुषंगाने काही लोक चुकीचे व्हिडिओ बनवून त्याच्यामध्ये अफवा पसरवण्याचं काम केलं जात आहे। तर माझी सगळ्यांना विनंती आहे। वहीं एक और जहां पुलिस ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी है तो वहीं इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। गुरुद्वारा परिसर में भी पुलिस का कड़ा पहरा है जिससे दोबारा वहां की हालत न बिगड़ सके। उज्जैन में जहां अवैध कब्जा है वहां बुलडोजर चल रहा है। महाकाल मंदिर के 500 मीटर के दायरे में अवैध तरीके से बने मकानों और दुकानों को अब जमींदोज किया जा रहा है। आज एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। एक अवैध तरीके से बन रहे होटल को ध्वस्त कर दिया गया। महाकाल की नगरी में गरजा बुलडोजर। अवैध निर्माण के जर्रे जर्रे पर चला पीला पंजा। बुलडोजर ने पहले कंस्ट्रक्शन के लिए लगे सामानों को हटाया, उसके बाद शुरू हुआ अवैध निर्माण को बुलडोज करने का काम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ग्राउंड +3 यानी ये होटल 3 फ्लोर का बनाया जा रहा था। बुलडोजर ने पहुंचते ही सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए लगाए गए सामानों को हटाया और उसके बाद होटल के हर एक फ्लोर को तोड़ता चला गया। बुलडोजर ने पहले बालकनी बनाने के लिए जो ईंटें जोड़ी गई थी उसे ध्वस्त किया, सीढ़ी घर को तोड़ा। कंस्ट्रक्शन मजबूत होने की वजह से उसे तोड़ने में दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से बार बार चोट करनी पड़ी। तब जाकर 2nd फ्लोर का फर्श ध्वस्त हुआ। इसी तरीके से एक एक फ्लोर को तोड़ा गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे। आखिर इस होटल को तोड़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी वो भी जान लीजिए। इनको ये महाकाल चौराहे पर नूरजहां पति गुलाम मोहम्मद इनको पहले सूचना पत्र दिया था कि बिना अनुमति के निर्माण कार्य ना करें, तो इन्होंने कोर्ट की तरफ गए लेकिन कोर्ट से इनको स्टे नहीं मिला। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने निर्माण कार्य को रोका नहीं, तो इस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई आज पुलिस प्रशासन के सहयोग और निगम गैंग द्वारा किया जा रहा है। ये इन्होंने G+3 निर्माण कार्य किया था लेकिन इसकी कोई परमिशन नहीं ली थी। जिस समय इस होटल को बुलडोज किया जा रहा था उस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस वालों की भी तैनाती थी। रूट को डाइवर्ट भी किया गया था। इससे पहले भी महाकाल की नगरी में कई जगहों पर बुलडोजर चल चुका है। पिछले साल अगस्त महीने में अंगारा रेस्टोरेंट, जो चिकन मटन की मशहूर दुकान थी, उसे ध्वस्त किया गया था। ये दुकान महाकाल मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर चल रही थी। मोहम्मद वसीम और मोहम्मद शादाब इस दुकान को चला रहे थे।
स्टे के लिए इन लोगों ने कोर्ट का रुख किया था, लेकिन राहत नहीं मिली थी। उसके बाद 50 पुलिसकर्मी और 100 से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस दुकान को तोड़ दिया गया था। पिछले साल 11 सितंबर को भी उज्जैन में बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। अवैध तरीके से बने कई घरों और दुकानों को गिराया गया था। महाकाल मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर बेगम बाग इलाका है। जहां कार्रवाई हुई थी वो मंदिर जाने का मेन रूट था। लीज उल्लंघन पर नोटिस देने के बाद कार्रवाई की गई थी। कुल 11 मकान, दुकान और होटल ध्वस्त किए गए थे। 5 जेसीबी, 4 पोकलेन मशीनों से इस कार्रवाई को पूरा किया गया था। बेगम बाग इलाका बहुत ही सेंसिटिव जोन माना जाता है। कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे। बेगम बाग इलाके में इस कार्रवाई से पहले भी पिछले साल ही कई बार नगर निगम का बुलडोजर चल चुका था। 23 मई को 3 प्रॉपर्टी ध्वस्त की गई थी। 11 जून को 4 प्रॉपर्टी और 29 अगस्त को 7 प्रॉपर्टी को तोड़ा गया था। दरअसल उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। सिंहस्थ कुंभ से पहले श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और उसके आसपास के इलाके भव्य और सुंदर बनाने हैं। सड़कें चौड़ी करनी है, जिसकी वजह से उज्जैन में इतने बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से बने मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। मंदिर के आसपास 500 मीटर में अतिक्रमण और बिना अनुमति के किसी भी तरह के निर्माण पर रोक है। नए साल पर भी मोहन सरकार की इस कार्रवाई से साफ है कि जो भी अवैध निर्माण करेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा।